आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिससे हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत खास होने वाला है। दरअसल ये जुड़ा हुआ है हमारी सरकारों से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैसे तो भारत में 3 तरीके की सरकार पाई जाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। लेकिन इनसे 2 बड़ी मुख्य है। एक है केंद्र सरकार, जिसे आप संघ सरकार भी कहते हो, और दूसरी कौन सी है? आपकी राज्य सरकार। आज हम इन्हीं सरकारों के संबंध में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 5 को। किसको दोस्तों? भाग 5। और संविधान के भाग 5 का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के मध्य दिया गया है। 52 से लेकर 151। और इस भाग का जो हेड टाइटल है, नाम जो है वो है संघ सरकार। ठीक है, भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में है आपकी राज्य सरकार। आज हम बात करेंगे संघ सरकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर जो शब्द है सरकार, ठीक है, सरकार चाहे कोई सी भी हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, ठीक है, बस आपको तो वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि पॉलिटी आपके टिप्स पर होगी। ठीक है, बात करते हैं सरकार की। देखिए, सरकार चाहे केंद्र की हो और चाहे वो राज्य की हो, ये जो सरकारें हैं ये 3 भागों में बटी रहती है। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। सरकार का जो पहला भाग होता है इसे कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा द एग्जीक्यूटिव। क्या कहा जाएगा? द एग्जीक्यूटिव। सरकार का जो दूसरा भाग होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है विधायिका। क्या बोला जाएगा? विधायिका। और इसका एक अन्य नाम होता है व्यवस्थापिका। क्या होता है दोस्तों? व्यवस्थापिका। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है द लेजिस्लेचर। क्या बोला जाएगा? लेजिस्लेचर बोला जाएगा। और मैं दोनों सरकारों की पैरेलल बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। ठीक है, और सरकार का जो तीसरा हिस्सा होता है इसे कहते हैं दोस्तों न्यायपालिका। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यायपालिका, जिसे हम इंग्लिश में जुडिशरी के नाम से जानते हैं। बस आप इन 3 शब्दों की परिभाषा समझ लीजिए तो काफी हद तक आप सरकार के कार्यविधि को समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए जो सरकार का भाग है विधायिका या व्यवस्थापिका, ठीक है, इसका काम होता है केंद्र में तो केंद्र सरकार के लिए और राज्य में राज्य के लिए क्या किसका निर्माण करना? कानूनों का निर्माण करना। इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों? कानून निर्माण करना। ठीक है, अब देखिए कानून निर्मित तो हो गए हैं, लेकिन इन कानूनों को धरातल पर आम जनमानस के बीच में एग्जीक्यूट कराने का काम जो होगा, लागू कराने का जो काम होगा, वो होगा कार्यपालिका का। दरअसल सरकार की जो कार्यपालिका है ये कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से मिलकर बनी होती है। जैसे अगर मैं संघीय कार्यपालिका की बात करूं तो संघीय कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी जैसे अधिकारियों से मिलकर होती है। वहीं राज्य सरकार की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता जैसे अधिकारियों से मिलकर होती है। इनका काम होता है कि विधायिका के द्वारा जो कानून निर्मित किए गए हैं उन कानूनों को आम जनमानस में धरातल स्तर पर कैसे लागू करवाया जाए। तो बेसिकली कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करवाना। किसको लागू करवाना? कानूनों को लागू करवाना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विधायिका ने कानून बना दिए, कार्यपालिका ने उनको लागू करवा दिया। लेकिन ये जो दोनों अथॉरिटी हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये जो काम करती हैं ये संविधान के अकॉर्डिंग ही काम कर सकती हैं। यानी कि संविधान से इतर जाकर, बाहर जाकर ये कोई कानून निर्मित नहीं कर सकती। लेकिन सरकार कोई सी भी हो, सारी सरकारें मौका परस्त होती हैं। ठीक है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों के ऊपर, इन सरकारों के ऊपर एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो इन पर निगरानी रखे, जो ये देखे कि विधायिका जिन कानूनों को निर्मित कर रही है क्या वो संविधान के अनुकूल है, क्या संविधान उसकी इजाजत देता है, और जिन कानूनों को सरकार लागू करवा रही है क्या उसे लागू करवाने में संविधान के प्रोसीजर्स का फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इन सब चीजों का ध्यान रखने का, या हम यूं कहें कि जो कानून निर्मित किए जा रहे हैं केंद्र सरकार में देश के लिए और राज्य सरकार में राज्य के लिए, और जिन कानूनों को लागू करवाया जा रहा है क्या वो संविधान के अनुरूप है, अर्थात
उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? न्यायपालिका की। न्यायपालिका का काम केवल इतना नहीं है कि लोगों के लिए न्याय करे, उसका मुख्य काम यह होता है कि वह विधायिका के द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए जा रहे कानूनों की क्या करे दोस्तों? न्यायिक समीक्षा करे। क्या करे? न्यायिक समीक्षा करे। ठीक है, आप देखते होंगे कई बार सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या राज्य में जो हाई कोर्ट है वो कई बार रोक लगा देती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि आप संविधान का प्रोसीजर का फॉलो नहीं कर रहे हो, संविधान के अनुरूप आप कानून नहीं बना रहे हो, उनको लागू करवाने के लिए संविधान का अनुकूल नहीं कर रहे हो, तो वो ऐसा कर सकती है। समझ रहे हो ना? ये जो है न्यायपालिका इन दोनों पार्ट से बिल्कुल भिन्न होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है, जिसका काम होता है कानूनों की न्यायिक समीक्षा करना। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इन तीन हिस्सों में बटी रहती है, कार्यपालिका, विधायिका और फिर न्यायपालिका। आई होप आपको तीनों के काम समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे संघ सरकार में कार्यपालिका का निर्माण किससे मिलकर होगा? राज्य सरकार में विधायिका का निर्माण, राज्य सरकार में कार्यपालिका, ठीक इसी प्रकार केंद्र सरकार की विधायिका, राज्य सरकार की विधायिका, ठीक इसी प्रकार केंद्र सरकार की न्यायपालिका और राज्य सरकार की न्यायपालिका। इनके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यपालिका की। किसकी दोस्तों? कार्यपालिका की। कार्यपालिका। देखिए दोस्तों, अगर हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका की, यानी कि केंद्र सरकार के कार्यपालिका की, तो देखिए अगर केंद्र सरकार के कार्यपालिका की हम बात कर रहे हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं संघीय कार्यपालिका। ठीक है, देखिए संघीय कार्यपालिका का निर्माण कुछ अधिकारियों से मिलकर होता है। ठीक है, किस प्रकार? देखिए समझिएगा। संघीय कार्यपालिका का जो सर्वा होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। ठीक है, और तीसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और उसके साथ कार्य करने वाली मंत्री परिषद। ठीक है दोस्तों, देखिए संविधान में दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। इन दोनों में डिफरेंस होता है। आपको सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मूल भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द जैसा शब्द कोई था ही नहीं, इसे बहुत बाद में जोड़ा गया। ठीक है, इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया अनुच्छेद 352 में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल शब्द जो है ये भाग 5 में और भाग 6 में आप पैरेलल रूप से देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहीं पर बता देता हूं। देखिए, जैसे यदि मैं बात कर रहा हूं मंत्री परिषद की, ठीक है, मूल भारतीय संविधान में केवल मंत्री परिषद था। देखिए, दरअसल मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। पहला जो मंत्री होता है, प्रथम श्रेणी के जो मंत्री होते हैं, जो अपने विभाग के सर्वा होते हैं, या मैं यूं कहूं कि वो अपने संबंधित विभाग के अध्यक्ष होते हैं, या प्रथम श्रेणी के जो मंत्री होते हैं ये होते हैं दोस्तों कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री होते हैं दोस्तों? कैबिनेट मंत्री ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद संविधान में द्वितीय श्रेणी के मंत्रियों की व्याख्या दी गई है। ठीक है, अब जो द्वितीय श्रेणी के जो मंत्री होते हैं वो अपने संबंधित विभाग के उपाध्यक्ष होते हैं, या मैं यूं कहूं ये दूसरे प्रकार के या द्वितीय श्रेणी के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों के पश्चात आते हैं, और इनको दोस्तों कहा जाता है राज्य मंत्री। क्या कहा जाता है दोस्तों? राज्य मंत्री। कई बार आप एक शब्द सुनते हो स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री। ठीक है ना, तो ये शब्द क्या होता है? तो मैं आपको यहीं पर इस चीज को बता देता हूं। यदि मान लीजिए कैबिनेट, कोई कैबिनेट मंत्रालय है और उसका कैबिनेट का मंत्री पद रिक्त है, ठीक है, तो कुछ समय के लिए उस कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार यदि किसी राज्य मंत्री को सौंप दिया जाए तो ऐसा मंत्री, ऐसा राज्य मंत्री उस मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे प्रकार के मंत्रियों की बात करते हैं। ठीक है, जिनका काम केवल इन दोनों मंत्रियों की सहायता करना होता है। ठीक है, इसलिए इनको कई बार सहायक मंत्री भी कहा जाता है। दरअसल इन्हें कहा जाता है उप
मंत्री। ये संवैधानिक दृष्टि से तीसरे प्रकार के मंत्री होते हैं जिनको सहायक या उप मंत्री भी कहा जाता है। ठीक है, और इन तीनों मंत्रियों के सेंटर में होता है आपका प्रधानमंत्री। समझ आ रही है बात? प्रधानमंत्री भी एक कैबिनेट स्तर का ही मंत्री होता है, लेकिन वो मंत्रियों में प्रधान होता है, इसलिए हम उसे प्रधानमंत्री बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और प्रधानमंत्री, इन सभी को सम्मिलित रूप से कहा जाएगा दोस्तों मंत्री परिषद। क्या कहा जाएगा? मंत्री परिषद। और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में देखने को आपको मिलती है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि फिर मंत्रिमंडल क्या होता है? देखिए, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। वहीं अगर हम बात करें किसकी? मंत्रिमंडल की। किसकी दोस्तों? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल समय केवल शामिल होंगे एक तो आपका प्रधानमंत्री, ठीक है, और प्रथम श्रेणी के कैबिनेट मंत्री। प्रथम श्रेणी के कैबिनेट मंत्री, ठीक है, प्रथम श्रेणी के कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है मंत्रिमंडल। क्या कहा जाएगा दोस्तों? मंत्रिमंडल कहा जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी बात। ठीक है, अब देखिए, यदि हम देखें कि आकार की दृष्टि में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में कौन बड़ा है, तो आकार की दृष्टि से देखें तो आप पाओगे कि आकार में मंत्रिपरिषद जो है वो बड़ा है मंत्रिमंडल से। ठीक है, लेकिन यदि हम शक्तियों के संदर्भ में देखें, किसके संदर्भ में देखें? शक्तियों के संदर्भ में देखें तो मंत्रिपरिषद से ज्यादा शक्तिशाली होता है मंत्रिमंडल। कई बार इसको किचन कैबिनेट भी कह दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि सरकार अपने किचन के भीतर, अपने भीतर क्या खिचड़ी पका रही है, क्या नई योजना लाने जा रही है, क्या वो नया करने जा रही है, इस बात की जानकारी केवल प्रधानमंत्री और उसके कुछ 20-22 विश्वस्त व्यक्तियों को पता होता है, जिन्हें आप कई बार कैबिनेट मंत्री भी कहते हो। ठीक है, और वही जानते हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्रियों को कोई भी खबर नहीं होती कि क्या करने वाले हैं सरकार, इसलिए उसे कई बार आम भाषा में हम किचन कैबिनेट भी कह देते हैं। हालांकि संवैधानिक रूप से वो एक अलग स्वरूप है, लेकिन कई बार हम जनरल आम भाषा में उसे किचन कैबिनेट भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हो, आप इस बात को थोड़ा सा अपने ऊपर एनालाइज कीजिए कि आप संघ सरकार को ही ले लीजिए, आप कुछ ही मंत्रियों को जानते होंगे, ठीक है, जो रात दिन आपकी न्यूज में, आपकी आंखों के सामने किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, रक्षा मंत्री फलाने सिंह फलाने, यही चीज देखते हो आप। पीयूष मंत्री, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो यही आपको देखने को मिलते हैं। क्या आप मोदी सरकार के या संघ सरकार के किसी उप मंत्री को जानते हैं? किसी राज्य मंत्री को आपने कभी न्यूज में देखा है? बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, यही 10-20 लोगों का, 20-22 लोगों का एक गुट है जो पूरी सरकार को नियंत्रित करता है। इन्हीं को मंत्रिमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल। ठीक है, और यह भी आपको ध्यान रखना है कि मूल भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द उल्लेखित नहीं था, केवल मंत्रिपरिषद शब्द था। ठीक है, मूल भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 44वें, माफी चाहता हूं, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसका उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 352 में। ठीक है, जहां आपको मिलेगा कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश लेना अनिवार्य होगा। यह मोरारजी देसाई की सरकार में लिखा गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि मंत्रिमंडल क्या है और मंत्रिपरिषद क्या है। चलिए बैक टू द पॉइंट, अब हम अपने वापस पॉइंट पे आते हैं। हम बात कर रहे थे संघीय कार्यपालिका की, और मैं आपको बता रहा था कि संघीय कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और एक अलग और दूसरा व्यक्ति होता है जिसे हम कहते हैं AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसे हम हिंदी में कहेंगे महान्यायपालिका।
वादी जो भारत का सब सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इनसे मिलकर हमारी संघीय कार्यपालिका का निर्माण होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और यदि मैं बात करूं राज्य सरकार की कार्यपालिका की, राज्य कार्यपालिका की, तो देखिए मैं आपको यहीं से समझा देता हूं। यदि हम राज्य कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, राज्य कार्यपालिका, तो राज्य कार्यपालिका थोड़ी सी इससे डिफरेंट होती है। देखिए कैसे, राज्य कार्यपालिका में राष्ट्रपति नहीं होता है, बल्कि कौन होता है दोस्तों, राज्यपाल मुख्य होता है, ठीक है। राज्य कार्यपालिका में आप पाओगे कि वहां पर कौन नहीं होता, उपराष्ट्रपति नहीं होता, लेकिन बहुत सी जगह आपको उपराज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। उसमें प्रधानमंत्री की जगह होता है चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री, और उसकी सलाह एवं सहायता हेतु एक मंत्री परिषद भी गठित की जाती है, जैसे केंद्र सरकार में होती है प्रधानमंत्री के साथ। इसके अतिरिक्त जो एक मुख्य अधिकारी होता है उसे आप कहते हो एजी, एडवोकेट जनरल, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता। ये राज्य सरकार की कार्यपालिका होती है। समझ आई आपको बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी केंद्र सरकार की विधायिका के रूप में कौन कार्य करता है, ठीक है। विधायिका जिसका काम होता है कानूनों का निर्माण करना। अगर मैं संघीय विधायिका की बात कर रहा हूं, संघीय विधायिका या संघीय व्यवस्थापिका, ठीक है, तो केंद्र सरकार में विधायिका के रूप में जो सदन कार्यरत होता है, जो संस्था कार्यरत होती है, उसे कहते हैं दोस्तों संसद। यानी कि संघीय विधायिका का तात्पर्य किससे है, संसद से। और जब हम संसद पढ़ते हैं तो संसद के दो सदन जानते हैं, ठीक है। संसद के दो सदन होंगे, एक का नाम होगा राज्यसभा और एक का नाम होगा विधानसभा। राज्यसभा और दूसरा सदन है लोकसभा। ये दो सदन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें राज्य विधायिका की, तो देखिए राज्य में विधायिका के रूप में संसद कार्यरत नहीं होती है, बल्कि संसद की जगह कार्यरत होती है एक दूसरी संस्था, जिसे हम नाम देते हैं राज्य विधान मंडल। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, राज्य विधान मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिस प्रकार संसद के दो सदन हैं, ठीक उसी प्रकार राज्यों में राज्य विधायिका या राज्य विधान मंडल के दो सदन आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, एक सदन होगा विधान परिषद। कौन सा होगा दोस्तों, विधान परिषद, विधान परिषद। और दूसरा सदन कौन सा होगा, दूसरा सदन होगा दोस्तों विधान सभा। क्या होगा दोस्तों, विधान सभा। अब चूंकि ये आपको पता है कि भारत के कुछ ही ऐसे राज्य हैं, यदि हम कहें कि आपके एक दो केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी कार्यरत है, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन अधिकतर राज्यों में हमें राज्य विधानमंडल का केवल एक ही सदन देखने को मिलता है, जिसे आप क्या कहते हो, विधान सभा। तो आपने जाना संघीय कार्यपालिका के रूप में कुछ अधिकारी कार्यरत होते हैं। संघीय कार्यपालिका, या मैं यूं कहूं कि संघीय कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर होता है। वही राज्य कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर होता है। नेक्स्ट हमने जाना कि संघीय विधायिका के रूप में केंद्र सरकार में संसद कार्यरत होती है, और संसद के दो सदन हैं। संसद का उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा, और संसद का निम्न सदन जो है वो है लोकसभा, ठीक है। और हमने राज्य विधायिका की जब बात की, तो राज्य विधायिका में संसद नहीं होती है, बल्कि होता है राज्य विधान मंडल। और राज्य विधान मंडल के भी कितने सदन, दो सदन होते हैं, विधान परिषद और विधान सभा। तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, संघीय विधायिका और राज्य विधायिका। अब जो हमारा अंतिम पॉइंट बचता है वो बचता है न्यायपालिका से जुड़ा हुआ, ठीक है दोस्तों। न्यायपालिका, या मैं यूं कहूं कि संघीय न्यायपालिका देखिए दोस्तों,
अगर मैं संघीय न्यायपालिका की बात कर रहा हूं तो भारत में संघीय न्यायपालिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत है। क्या कार्यरत है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत है, ठीक है। और वहीं राज्य न्यायपालिका के रूप में, राज्य न्यायपालिका के रूप में आपको सर्वोच्च न्यायालय देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको देखने को मिलेगा हाई कोर्ट, जिसे आप उच्च न्यायालय भी कहते हो। इसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तहसील कोर्ट होता है, और भी कई न्यायालय होते हैं, ठीक है। तो हमने संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, संघीय विधायिका, राज्य विधायिका, संघीय न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका को जाना। आज हम बात करेंगे संघ सरकार की, संघीय कार्यपालिका की, संघीय विधायिका की और संघीय न्यायपालिका की। जब हम भाग 6 पढ़ेंगे उसमें राज्य सरकार से जुड़ी हुई कार्यपालिका पढ़ेंगे, राज्य सरकार की विधायिका पढ़ेंगे, राज्य सरकार की न्यायपालिका पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को अलग अलग बड़े आराम से क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप यहां तक आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी कि सरकार जो है वो मुख्यतः 3 हिस्सों में बटी रहती है। कितने हिस्सों में दोस्तों? 3 हिस्सों में बटी रहती है। पहला हिस्सा होता है सरकार का कार्यपालिका, दूसरा हिस्सा होता है सरकार की का विधायिका और तीसरा हिस्सा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका इन दोनों हिस्सों से स्वतंत्र होती है। विधायिका का काम होता है सरकार में, केंद्र सरकार में देश के लिए और राज्य सरकार में राज्य के लिए कानूनों का निर्माण करना। वहीं अगर हम बात करें किसकी, आपकी कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का निर्माण होता है कि विधायिका के द्वारा जो कानून बने हैं उन कानूनों को जनमानस में धरातलीय स्तर पर लागू करवाना। और न्यायपालिका का मूल काम होता है कि जिन कानूनों को निर्मित किया जा रहा है विधायिका के द्वारा और जो कानून जनमानस में लागू करवाए जा रहे हैं क्या वो संविधान के अनुरूप है, इस बात की न्यायिक समीक्षा करना, ठीक है दोस्तों। आज हम संघ सरकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के मध्य दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपके भाग 5 की, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो हमारा भाग 5 है, इस भाग 5 को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 5 उपभागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में दोस्तों? 5 उपभागों में बांटा गया है। कितने उपभागों में? 5 उपभागों में। अध्ययन की सुविधा, क्योंकि बहुत बड़ा है, इतने सारे आर्टिकल है, कैसे याद रखें, तो आपको इनको डिवाइड कर लेना है। तो भाग 5 को निम्न 5 उपभागों में हमें डिवाइड करना है। देखिए, पहला जो उपभाग होगा उसे कहा जाएगा संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होगा। कहां से? 52 से लेकर और 78 तक इसका उल्लेख मिलेगा, ठीक है दोस्तों, 78 तक। संघीय कार्यपालिका आई होप आप समझ गए होंगे, जिसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद और एजीआई है, ठीक है, गेटिंग। अब देखिए, ये जो जितने भी अधिकारी हैं जो कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, इनका उल्लेख अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होगा और 78 तक ये सारे आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका जो दूसरा उपभाग होगा उसे कहा जाएगा संघीय विधायिका, संघीय विधायिका या संघीय व्यवस्थापिका भी आप कह सकते हो, ठीक है, जिसमें हम संसद के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 79, यहां 78 हो गया, 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। भाग 5 के तीसरे उपभाग में हम एक शक्ति पढ़ेंगे, किसकी? राष्ट्रपति की, और वो शक्ति है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे अध्यादेश क्या होता है, कब जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो चौथा उपभाग है भाग 5 का, उसे हम नाम देंगे संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका, ठीक है। दरअसल इसमें हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे, सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे, उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में जानेंगे, उसके क्षेत्र अधिकार के बारे में जानेंगे, उसके अपीलीय अधिकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। दरअसल इसमें हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। इसका उल्लेख अनुच्छेद, देखिए यहां 123 तक हो गया, 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक देखने को आपको मिलेगा। देखिए आप लोग साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए,
जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि तेज बोल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी जल्दी नहीं होगा, आराम से आप देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, जो पांचवा उपभाग है दोस्तों, उसे हम नाम देंगे, एक एक अधिकारी के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये पांचवा अधिकारी जो है इसे हम कहते हैं कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से शुरू होकर और 151 तक देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आपने देखा, मैंने आपको बताया कि भाग 5 संघ सरकार से जुड़ा हुआ है, जो शुरू होगा अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक विस्तृत है। फिर हम भाग 5 को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। ये देखिए, यहां से 52 से स्टार्ट होगा और लास्ट 151 तक होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे संघीय कार्यपालिका से, फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन सबको हम क्लियर करते हुए चलेंगे, और ठीक इसी प्रकार हम राज्य सरकार को भी पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी बातें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों संघीय कार्यपालिका की। किसकी दोस्तों? संघीय कार्यपालिका। अब जो संघीय कार्यपालिका है, इस संघीय कार्यपालिका का जो आपको विवरण देखने को मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो संघीय कार्यपालिका है, इसका निर्माण कुछ अधिकारियों से मिलकर हो रहा है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, देन उसके बाद एक दूसरा अधिकारी होता है जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। फिर एक और अधिकारी होता है जिसे हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के नाम से जानते हैं, और एक अन्य अधिकारी होता है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी। इन लोगों से मिलकर संघीय कार्यपालिका का निर्माण होता है, और संघीय कार्यपालिका का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो इस राष्ट्रपति के बारे में हम शुरू करेंगे, राष्ट्रपति को जानेंगे कि राष्ट्रपति क्या है। देखिए, अगर हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति को याद करने के लिए आपको काउंटिंग आनी चाहिए। जी हाँ, देखो, आप तो बस काउंटिंग याद रख लो, आसानी से टिप्स पर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, मैं अभी आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। आपको काउंटिंग याद रखनी है, अनुच्छेद 52 से आप स्टार्ट करो। ठीक है दोस्तों, 52 के बाद 53, ये आपको आसानी से याद रह जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल सीरियल में है। अनुच्छेद 55, देन 56, 57, 58, 59, देन 60, और इसके अलावा आप याद रखो अनुच्छेद 61, 61 और 62, यहां तक आप याद रखिए। ये आर्टिकल जो है ये केवल और केवल राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और सीरियल में है इसलिए इनको याद रखना भी आसान होता है। और कई बार एग्जाम्स में मैच मेकिंग के सवाल में ऐसे चीजें डाल दी जाती हैं, वो एक तरफ 4 अनुच्छेद देगा, दूसरी तरफ उस अनुच्छेद में लिखित क्या बात है, प्रावधान है, वो देगा और कहेगा कि निम्न को सम्मिलित कीजिए, या फिर वो सीधा सीधा सवाल में दे देता है कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है, नीचे 4 आर्टिकल दे देगा, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी अनुच्छेद 52 की, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। इनकी डिटेल चर्चा हम करेंगे, अभी केवल मैं आर्टिकल में क्या क्या है, मैं मेन प्रावधान क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, सॉरी। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, जिसके संबंध में कहा गया है कि यह देश का संवैधानिक प्रमुख होगा, यह देश का राष्ट्र अध्यक्ष होगा, यह देश का प्रथम नागरिक होगा, और यह संघीय कार्यपालिका का प्रमुख भी होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है?
अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघीय कार्यपालिका की शक्ति, या हम कहें कार्यपालिका शक्ति। दरअसल अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहां पर अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उसके बाद से ही आप जानते हैं कि कई बार हम भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सुनने को मिलता है कि भारत का राष्ट्रपति केवल एक रबर का स्टाम्प है, वो केवल सिग्नेचर करने के लिए काम आता है। और कुछ हद तक ये सही भी है, बिल्कुल पूरा सही नहीं है लेकिन कुछ हद तक सही है। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख भी कहा जाता है और प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने मंत्रिपरिषद के या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके डिटेल चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। ठीक है, अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि चूंकि भारत एक गणराज्य है, अतः उसके सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, और यह निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो कर रहा है निर्वाचक मंडल, ये कौन है? ठीक है, थोड़ा सा मैं उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रपति का पद कहां किस संविधान से प्रेरित है या किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो भारत में राष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। देखिए, आपको प्रेरित शब्द यूज करना, ना कि ग्रहण। ग्रहण का मतलब होता है कट कॉपी पेस्ट करना। अगर ऐसा होता, हमारा जो पद है राष्ट्रपति का वो अमेरिका से ग्रहण किया जाता, सेम टू सेम रखा जाता, तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली नहीं होती, हमारे यहाँ होती अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और फिर राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख ना होकर शासन का वास्तविक प्रमुख होता। ऐसा नहीं है जबकि, ठीक है ना। तो हमने पद कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। लेकिन राष्ट्रपति पद की संवैधानिक स्थिति जो है, क्या है दोस्तों? संवैधानिक स्थिति ये कहां के संविधान से प्रेरित है? ये ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। समझ आई बात? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। जिस प्रकार ब्रिटिश संविधान में वहां का जो संवैधानिक प्रमुख है, सर्वेसर्वा है, वो राजा या रानी का पद है। ठीक है, और वो जो है वो नाम मात्र के प्रमुख है, अर्थात उस राजा या रानी की शक्तियों का प्रयोग ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक वैसा ही भारत में सर्वेसर्वा राष्ट्रपति तो है, लेकिन उसकी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इसलिए उसकी संविधान, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश संविधान के राजा या रानी जैसी है। इसलिए भारत के संविधान, जो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति वो कहां से प्रेरित है? वो आपके ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। एक साथ में चीज आपको याद रखनी है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जो है ये कहां के संविधान से प्रेरित है? ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये तीन चीजें आप याद रखो। ठीक है, आई होप। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर हमने बात कर ली निर्वाचन और दूसरी बात की निर्वाचक मंडल। यहां पर निर्वाचक मंडल से तात्पर्य लोग उन लोगों के समूह से है जो आपकी तरफ से, यानी कि जनता की तरफ से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे डिटेल में। मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये जो लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं, इनको कहा जा रहा है निर्वाचक मंडल, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में आपके जो हमारा राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति के निर्वाचन जो हो रहा है, उस निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है,
जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे हेयर प्रणाली भी कहते हैं, इसे एनडी सिस्टम भी कहते हैं, एनडे सिस्टम भी कहते हैं। मैं बताऊंगा क्यों आगे। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। निर्वाचन हो गया, तो 56 में निर्वाचन के बाद ये तो होगा ही कि क्या है, कार्यकाल आएगा। तो यहां पर भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष का होगा। यहां पर सामान्यतः 5 वर्ष से मेरा तात्पर्य है कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर ज्यादा कैसे हो सकता है? देखिए, वैसे तो सामान्यतः 5 वर्ष राष्ट्रपति अपने पद को धारण करता है, किंतु इससे पूर्व भी वह उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है और अपनी पदावधि पूर्ण होने के पश्चात भी वो पद पर बना रह सकता है अधिकतम 6 माह, और वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी शपथ ग्रहण ना कर ले। यहां पर उत्तराधिकारी से तात्पर्य है नए राष्ट्रपति से, लेकिन ये जो टाइम लिमिट है पदावधि पूर्ण होने के पश्चात बने रहने की, यह अधिकतम 6 माह हो सकती है। 6 माह के भीतर संसद बाध्य है कि वो नए राष्ट्रपति के चुनाव करवाए। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 57 में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। इसमें बताया गया है कि यदि कोई नागरिक राष्ट्रपति, भारत का एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, तो क्या वो अगली बार निर्वाचित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कितनी बार? क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है? जैसा कि अमेरिका के संविधान में क्या कहा गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार बन सकता है। क्या भारतीय संविधान में इस तरीके की कोई बाउंडेशन है? तो इस संबंध में अनुच्छेद 57 मौन है, अर्थात भारत में कोई भी योग्य नागरिक चाहे जितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया जा सकता है, लेकिन अगर राजेंद्र बाबू को छोड़ दिया जाए तो उसके पश्चात एक भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिसने एक से अधिक टर्म पूरा किया हो, ज्यादा किया हो। ठीक है, 5 साल के अलावा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो बताई गई है। ठीक है, जैसे कि इसके डिटेल में चर्चा करेंगे हम, आपको फिलहाल मैं आर्टिकल से याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अनुच्छेद 58 में आप देखोगे कि वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा का अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, चौथा कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, इस लाभ के पद को भी हम जानेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ योग्यताएं हैं। उसके बाद अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की कुछ शर्तें हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन और उसके भत्तों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति आवास है, उसके बॉडीगार्ड हैं, उसके व्हीकल सुविधाएं हैं, ऐसी जो तमाम चीजें हैं वेतन भत्तों से रिलेटेड, वो सब चीजें हम 59 में देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद की जो शपथ है, उस शपथ का उल्लेख दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, शपथ के प्रारूप का उल्लेख कहां मिलेगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहां पर बता के चल रहा हूं कि भारत का जितने भी भारत के पदाधिकारी हैं उन सभी के शपथ के प्रारूप का उल्लेख भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में देखने को मिलता है, किंतु 3 ऐसे अधिकारी हैं जिनकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख 3री अनुसूची में नहीं मिलता है। पहला कौन सा है? राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में मिलता है। दूसरा है उपराष्ट्रपति, जिसकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुच्छेद 69 में देखने को मिलता है। तीसरा है राज्यपाल, जिसकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुच्छेद 159 में देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। देखिए दोस्तों, मैं यहां पे लिख देता हूं, अनुच्छेद 61 जो है, अनुच्छेद 61 में एक प्रक्रिया का उल्लेख है जिसका नाम है इम्पीचमेंट, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया। दरअसल इसमें बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे तो इस स्थिति में उसे उसके पद से कैसे हटाया जाएगा। तो जो उसे उसके पद से हटाने की प्रोसेस है उसे कहा जाएगा इम्पीचमेंट। किस तरीके से प्रोसेस शुरू होगी, कहां पे शुरू होगी, कौन इसमें भाग लेगा, कौन नहीं लेगा, इन सभी बातों की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 62 है। ठीक है, अनुच्छेद 62 क्या है? अनुच्छेद 62 में आपको अगले निर्वाचन की अवधि मिलेगी। ठीक है, निर्वाचन की अवधि, इसमें आप देखोगे कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, महाभियोग है, मान लीजिए पारित हो गया, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो संसद जो है वो नए राष्ट्रपति का चुनाव या अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समय के भीतर कराएगी।
ये 6 माह है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है संघीय सरकार और राज्य सरकारों का ये समझ आ गया होगा। ठीक है, और हमने संघीय कार्यपालिका में पहला जो हमारा अधिकारी लिया वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं जो 52 से शुरू होते हैं और 62 तक जाते हैं, ये आपने जान लिए होंगे। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका शक्ति, उसके बाद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसका निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 55 में क्या है, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया, 56 में क्या है, उसका कार्यकाल। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद 57 में क्या है, राष्ट्रपति पद का पुनर्निर्वाचन, उसके बाद अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद की शर्तें, उसको मिलने वाला वेतन, उसके भत्ते, उसकी सुविधाएं, अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति पद की शपथ, उसके बाद अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति को के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया, और 62 में अगले निर्वाचन की अवधि। तो आप लोग ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से जरूर सवाल आपको मिलेंगे, तो आप वीडियो को धीरे धीरे देखिए, जहां पर जरूरत हो पॉज कीजिए और आप शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाइए। ठीक है, इनको आप बार बार मिटाकर बार बार लिखने की कोशिश करेंगे, आर्टिकल याद होने बड़े जरूरी है। बहुत कई बार यहां से सीधे सीधे सवाल दे दिए जाते हैं। ठीक है, आप मिटाओगे 1 बार 2 बार 3 बार, आप आसानी से याद कर लोगे। 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है, 56 में क्या है, 58 में क्या है, इन चीजों से आप अच्छे से वाकिफ हो जाओगे। कल मैं फिर से डिटेल में चर्चा करूंगा अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। आई होप आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल एम द लर्निंग ऐप को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और भी कई सारे वीडियोज हैं, आप उनको भी देखें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें।